हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो हम चल रहे थे नस्ट इक्वेशन के अंदर। नस्ट इक्वेशन की दो तीन फॉर्म्स हम कर चुके हैं। आज उसी के अंदर थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास जो है वो है गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर थोड़ा बहुत नस्ट इक्वेशन का भी यूज है, या फिर हम कह सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नाम कुछ भी दे लो, या गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम नस्ट इक्वेशन यूज बना सकते हैं और नस्ट इक्वेशन से हम गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसने हेडिंग का क्या नाम दिया है, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी। तो देखिएगा कैसे कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास कोई भी सर्किट अगर होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही ले लेते हैं। कोई भी सर्किट हमारे पास है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास अगर है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, कितना। कोई भी सर्किट है उसके अंदर चार्ज फ्लो होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल कितना वर्क डन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट के कारण कितना वर्क हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या नाम देते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल वर्क डन नाम दे दिया। तो अब ये कह रहा है कोई भी सर्किट है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। पता होगा ये तो आपको, क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण किसी भी सर्किट में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा, और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। लेकिन चार्ज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू NF। क्या मतलब, अभी समझिएगा, बताता हूं सब कुछ। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। F का मतलब क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट मतलब होता है। और N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। अब देखिएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई फैराडे कांस्टेंट से आप करवा देते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। किसी भी सेल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर किसी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो उसमें ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही हैं। उस मोल को लो जिसको हम N मानेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर दें, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको कितनी होती है, 96,500 कूलम। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हम F से मल्टीप्लाई क्यों करें। अरे उसकी भी तो बताता हूं मैं आपको, सब कुछ बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज बनता है, क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास होगा, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। बोलो मैंने सही लिखा या गलत? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है या नहीं होता है? सही बात है। अब मैं क्या करता हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेता हूं, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मेरे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस एक मोल, जैसे मैं कह दूं एक डजन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, 12 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर मैंने एक मोल इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज अगर है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा भी, सीधी सी बात है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज
इज इक्वल टू एक मोल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लो और एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने से मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान से सुनो, मैं कह दूं एक डजन इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक डजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, और मैं कह दूं एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट चार्ज है या 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मैं मान के चल रहा हूं समझाने के लिए, और एक डजन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पे 2 चार्ज है, तो 12 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा 24 हो गया नहीं हो गया। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है और एक मोल में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना चाहता हूं तो इस एक मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, हो गया भी इतना मल्टीप्लाई। जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आएगा वो आपके पास आएगा 96,487 कूलम, इतना आएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, होल नंबर में कर देते हैं, राउंड नंबर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। 96,487 को हम 96,500 मान के चलते हैं, इसलिए फैराडे कांस्टेंट ये अभी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आ गया, हो गया। अरे चार्ज ही तो कैलकुलेट करना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण चार्ज बनता है। अब आपको पता चल गया भी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, n का मतलब अब एक मोल पे इतना चार्ज है, मान लेते हैं यहां पे 2 मोल होंगे तो n की जगह 2 रख दो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मोल है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया f से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपने कितने मोल लिए, एक मोल की वैल्यू तो पता होने चाहिए, एक मोल पे इतना चार्ज होता है, ये ऐसे कैलकुलेट किया गया। बोलो समझ आया नहीं आया। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500 कूलम, 2 मोल होंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मोल होंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया NF। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है NF होता है, हो गया। अब क्या कर रहा है, चार्ज के कारण हटा दो भाई इन सबको। अब देखिएगा चार्ज के कारण क्या कह रहा है, चार्ज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई f। सब कुछ आप बताओगे भाई जब भी आप लिखोगे, हियर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, f इज द फैराडे कांस्टेंट, f क्या होता है, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब आप क्या कहोगे, चार्ज इज इक्वल टू nf, मतलब चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। जब चार्ज प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो चार्ज के कारण क्या बनता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो बनता है स्टैंडर्ड वाला करंट, और विदाउट स्टैंडर्ड के बनता है विदाउट स्टैंडर्ड वाला करंट, यही लेते हैं ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनता है स्टैंडर्ड वाला करंट, और विदाउट स्टैंडर्ड पे विदाउट स्टैंडर्ड वाला करंट, जो गैल्वेनोमीटर से मिलता है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आपको कितना वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिकली वो अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करो, इसका चार्ज लो और चार्ज की मल्टीप्लाई किससे करवा दो, उस सेल में कितना करंट बन रहा है इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उस सेल में मैंने करंट मान लिया ई सेल बन रहा है, कितना बन रहा है ई सेल, यही लिखते थे ना, जिसको ईएमएफ भी नाम होता था। तो क्या है, आप लिखोगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल when reaction takes place then the charge produced Q is equal to NF and the current produced is equal to E cell, then the electrical work done is equal to charge multiply current। किससे मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज मल्टीप्लाई करंट। सिंस अब आपको पता है सिंस चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है भाई NF, Q किसके इक्वल है NF के, और E सेल क्या है भाई E सेल, तो E सेल करंट ही है। पुटिंग दीज वैल्यूज, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन W से लिखते हैं, W इज इक्वल टू चार्ज की जगह क्या लिखोगे NF और E सेल एज इट इज है, यही फॉर्मूला बन गया ना आपके पास वर्क डन का। अब ये कह रहा है, एक बात सुनिएगा, +1 में थर्मोडायनामिक्स में था, अगर आप मैक्सिमम वर्क डन करना चाहते हो, कितना वर्क डन, इफ वी वांट टू मैक्सिमम वर्क डन देन चार्ज पास्ड शुड बी, जो आप चार्ज पास करोगे चार्ज पास्ड शुड बी रिवर्सिबल। कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें +1 में बताया था थर्मोडायनामिक्स, या फिर वहां पे वीडियो उठा के आप देख सकते हो, रिवर्सिबल वर्क डन हमेशा मैक्सिमम वर्क डन होता है। रिवर्सिबल वर्क डन हमेशा कैसा होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो हमें चार्ज कैसे पास करना पड़ेगा, रिवर्सिबल पास करना पड़ेगा, और जब हम रिवर्सिबल पास करेंगे चार्ज को तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, और मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल होता है भाई, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, बताया था। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन
गिव्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है अभी वो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। सो वी में राइट हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम क्या लिख सकते हैं, ये W की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, गिव्स फ्री एनर्जी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के NFE सेल। देखिए ध्यान से दोबारा से बताता हूं, मैक्सिमम वर्क डन है उसको हम लिख सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइन, तो इस वर्क डन को मैंने गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल रख दिया, वो भी डिक्रीज के लिए मैंने क्या साइन दिखा दिया, माइनस। तो ये आपके पास बन गया गिव्स फ्री एनर्जी। जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी आगे लिखोगे इफ द कंडीशन आर स्टैंडर्ड देन डेल्टा जी नोट बन जाएगा, जी की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू NF और E की जगह क्या आ जाएगा, E नोट सेल। क्या आ जाएगा भाई, E की जगह आ जाएगा E नोट सेल। क्या बन जाएगा भाई, E की जगह बन जाएगा E नोट सेल। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो आप रख सकते हो, आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, वो आपका बहुत ही मजबूत पक्ष है। जैसे ही आप क्वेश्चन राइज करोगे फौरन हम आपको आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। हो जाएगा भैया, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस NFE नोट सेल। बोलो इतना समझ आया है नहीं आया। अब एक दो बातें हैं जो मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके आप बीच बीच में लिखते रहा करो। मैंने जितनी बातें बताई वो सारी लिखने की है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा आपने क्या बना लिया, इक्वेशन क्या बनाई, गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन आप बना चुके हो। गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, यही इक्वेशन बनाई है ना हमने। तो इसमें क्या कर रहा है, जो ये डेल्टा जी है इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है भैया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या मतलब होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पता भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अरे पता होगा एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, अरे बताया तो था, विच डिपेंड ऑन अमाउंट प्लस, उन्होंने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, जो अमाउंट पे डिपेंड। और डेल्टा जी अमाउंट पे कैसे डिपेंड कर रही है पता है, अरे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा या कम लोगे तो अमाउंट कम या ज्यादा नहीं होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अमाउंट है, इसलिए ये अमाउंट पे डिपेंडेंट है, और ये अमाउंट पे डिपेंडेंट है तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ये ई सेल है दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, अब ये बताओ, ये मैंने दो सेल लिए, सॉरी एक सेल लिया जिंक का और कॉपर का, मैंने यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन डाला ZnSO4 का, यहां पे भी 1 लीटर डाला, थोड़े समय के बाद मैंने दूसरा सॉल्यूशन बनाया उसमें 2-2 लीटर डाला। अरे करंट तो वही प्रोड्यूस होना है, करंट का तो वही फॉर्मूला है, E नोट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। करंट तो उतना ही बनेगा क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, आप चाहे इनकी कुछ भी डालते रहो, अमाउंट कुछ भी डालते रहो, क्या अमाउंट पे डिपेंडेंट है, नहीं है। इसलिए ई सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो इतना समझ आया है नहीं आया, बढ़े फिर आगे चलते जाइएगा। अब देखते हैं एक एक करके। अब हमारे पास डेल्टा जी ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आपने पढ़ा था पिछले केस में गिव्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, तो ln Kc इज इक्वल टू पढ़ा था NFE सेल डिवाइड में ई नोट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन वाला लेना था, यही था। विदाउट स्टैंडर्ड वाला तो जीरो हो गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो इक्वल टू डिवाइड में क्या था भाई RT, तो ये भी स्टैंडर्ड वाला ले लेता हूं, हो गया ये स्टैंडर्ड वाला, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस के NFE नोट ऑफ द सेल। इतना पूछना है। अब ये बताओ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, NFE नोट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट लिख सकता हूं, तो पुटिंग 1 इंटू क्या बन जाएगा, ln Kc इज इक्वल टू NFE नोट सेल की जगह में क्या रख देता हूं, डेल्टा जी नोट डिवाइड में क्या आ जाएगा RT, डेल्टा जी नोट यहीं पे, इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस साइन तो था भाई, माइनस माइनस तो आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा माइनस। क्यों, डेल्टा जी, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, यहाँ पे लगा लिया, तो NF सेल की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का डेल्टा जी, तो माइनस तो आएगा। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इस माइनस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस RT को इधर ले आओ, RT और आगे क्या आ जाएगा ln KC, क्योंकि RT इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आगे अभी अब इस ln को नेचुरल लॉग को log 10 बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, ताकि इसकी वैल्यू टेबल से देख सके। कैसे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, इस ln को log में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। आगे क्या है, RT, ln की जगह क्या आ जाएगा, अब log, और आगे क्या आ जाएगा, KC। ये देखिएगा डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी एक रिलेशन है। ये था भाई गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन। बोलो समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। आप ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है भाई ये। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया हमने नस्ट इक्वेशन से, अब हमने कर लिया है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कैलकुलेट किया है, गिब्स फ्री एनर्जी आपने कैलकुलेट किया है। हटा दो इन सबको, आप नोट डाउन कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप का, ध्यान से देखना आप न्यूमेरिकल। हटा दो मैं इन सबको, तो देखिएगा न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये जो फॉर्मूले बनाए हैं अभी अभी। ये कह रहा है कैलकुलेट EMF, कैलकुलेट EMF एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर सेल in which following reaction occurs, कोई सेल है जिसमें ये वाली रिएक्शन हो रही है, अभी मैं जो लिखूंगा उसका EMF कैलकुलेट करो और फिर गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो। देखिएगा रिएक्शन क्या है, Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, उसने क्या बनाया है, उसने बनाया Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये दिया हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंडीशन देखते जाइएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.130, Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू दिया हुआ 10⁻⁻⁴, इनके आगे कैपिटल M है, मतलब ये मोलरिटी है, मतलब ये कंसंट्रेशन है कॉपर 2 पॉजिटिव की इतनी, Ag पॉजिटिव की इतनी कंसंट्रेशन दी हुई है। अभी और भी कंप्लीट रहता है, ये भी गिवन है, E नोट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू दिया हुआ है प्लस के 0.34, दूसरा E नोट Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, ये भी दिया हुआ है प्लस के 0.80 वोल्ट, ये सब कुछ गिवन है। सबसे पहले आपको इसका EMF कैलकुलेट करना है, कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, विदाउट स्टैंडर्ड वाला। ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, और स्टैंडर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, नस्ट इक्वेशन लगाओगे। कौन सी, कंप्लीट सेल वाली नस्ट इक्वेशन लगा दे, क्योंकि पहले EMF जरूरी है, जिसको आप ई सेल बोलते हो, वो बहुत ही जरूरी है। लगाते नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन लगाने से पहले ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल कैसे निकालते थे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कौन सा कैथोड है, ये देखिएगा, कॉपर Cu से Cu2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये किसका काम करेगा, इट एक्ट एज एनोड। किसका काम करेगा भैया, एनोड का काम करेगा, यानी कि आपका कॉपर काम कर रहा है, ये कर रहा है एनोड का काम, और ये आपका किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो स्टैंडर्ड ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिएगा कितना है, 0.80 माइनस ये रहा एनोड का 0.34, कितना रह जाएगा अभी, मेरे हिसाब से ई नोट सेल आ जाएगा आपका प्लस का 0.46। बोलो इतना समझ आया नहीं आया, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। क्यों, नस्ट इक्वेशन में देखिएगा, क्योंकि हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन वाला करंट यही था, माइनस 0.0591 अपॉन एन, आगे क्या होता है लोग, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करते हैं। प्रोडक्ट में ये नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 1। ये प्रोडक्ट है तो ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड, नीचे रिएक्टेंट में 2 है, इसको नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो Ag पॉजिटिव, और Ag पॉजिटिव का क्या जाएगा आगे जो है पावर में,
हो गया। अब रखो वैल्यू, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना निकाला है 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव पे जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो n इक्वल टू 2 log कॉपर 2 पॉजिटिव कितना है अभी वो रहा 0.130 डिवाइड Ag पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻⁴ और उसका भी फिर होल स्क्वायर। इन सबको सोल्व कर लेना भी, आपके पास क्या आ जाएगा ई सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास ई सेल आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। अब ई सेल सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ई सेल जो आएगा यहां से सब कुछ सोल्व करोगे तो आएगा भाई 0.25 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.25 वोल्ट हो जाएगा। फिर भी अगर कहते हो तो सोल्व करके बताऊं, अदरवाइज पहले इसको सोल्व कर लो, फिर इस लॉग को सोल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस 0.25 वोल्ट, एक वैल्यू आ गई। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिव्स फ्री एनर्जी, और गिव्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये स्टैंडर्ड लोगे तो ये भी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा आपको, यही कैलकुलेट कर रहे थे ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ, क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड वाला निकालना होता है, ये भी स्टैंडर्ड वाला ही निकलेगा। आप अब डेरिवेशन जो करवाया था उसमें देखो विदाउट स्टैंडर्ड वाला आप निकाल ही नहीं सकते, क्यों, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे तो ई सेल क्या हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला आप निकालो, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आप देखिएगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर ये स्टैंडर्ड वाला लेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड वाला, ये विदाउट स्टैंडर्ड लोगे तो ये भी विदाउट स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड वाला लेके कैलकुलेट कर देते हैं। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन की जगह कितने आए थे 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू 96,500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल वो रहा 0.46, कर दो भाई मल्टीप्लाई, डेल्टा जी नोट आ जाएगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ये आपके पास आ जाएगा। बोलो इसमें आपके पास कोई डाउट हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये था भाई गिव्स फ्री एनर्जी पे न्यूमेरिकल, बहुत इजी और सिंपलेस्ट वे है भाई ये न्यूमेरिकल्स के, इससे इजी कोई भी नहीं हो सकता, हो जाएगा। इसी के साथ आपकी गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि इस यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इस यूनिट को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का होगा और उससे नेक्स्ट पार्ट सेल बैटरी का होगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हम पोटेंशियल के बारे में जिक्र कर रहे थे। अगर आपको यह आता है तो आगे के पार्ट्स भी धीरे धीरे आ जाएंगे, इसलिए आप इसको साथ साथ तैयार कीजिएगा और अपने चैनल MS पथेरिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।